बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को मैं दोबारा से अब रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ बेटा। जो हमारा पार्ट 2 था ऑलरेडी वो हमने लाइव ले चुके थे, लेकिन यूट्यूब के ऊपर बीच में कुछ ग्लिच हुआ, जिसके कारण जो चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 है और जो चैप्टर नंबर 5 है बेटा, वो वीडियोस चल नहीं रहे थे। वहां पे कुछ लिख के आ रहा था कि दिस रिकॉर्डिंग इज नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ तो भी लिख के आ रहा था। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये रिकॉर्डिंग को दोबारा से आप लोगों के लिए इस पार्ट को फिर से रिकॉर्ड कर देता हूँ। हमने 2 पार्ट में चैप्टर 4 को देख रहे थे। पार्ट 1 अभी भी अवेलेबल है, पार्ट 1 यूट्यूब के ऊपर चल रहा है। ये पार्ट 2 होने वाला है। सर चैप्टर नंबर 5 का कैसा? वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, किसी बच्चे के पास उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल थी तो हमने उससे लेके ऑलरेडी उसको चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करेंगे एकदम बढ़िया से इस पार्ट 4 को। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मैं बात करूं आपके साथ, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? सर इसमें हम लोग ईसॉप से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। ईसॉप का मतलब क्या होता है? सर कंपनी यहाँ पे शेयर्स का, कंपनी यहाँ पे ऑप्शन दे रही है एम्प्लॉयज को। कंपनी क्या दे रही है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब क्या होता है? कंपनी यहाँ पे एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे रही है कि अगर एम्प्लॉयज चाहे तो शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बोलो? शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। कब शेयर्स को परचेज कर सकते हैं? फ्यूचर में शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। और कौन से प्राइस पे कर सकते हैं? आज जो प्राइस हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, जिसे बोला जाता है प्री डिटरमाइन प्राइस। क्या बोला जाता है बोलो? प्री डिटरमाइन प्राइस। पहले से जो प्राइस डिटरमाइन करके रखी है, उस प्राइस के ऊपर एम्प्लॉय के पास ऑप्शन आता है शेयर्स को बाय करने का। इसे बोला जाता है प्री डिटरमाइन प्राइस। क्या बोला जाता है बोलो जो दोस्तों? प्री डिटरमाइन प्राइस, पहले से जो डिटरमाइन की जाती है प्राइस के ऊपर। ठीक है सर। अब जो कंपनी है ना बेटा, ये कंपनी 2 प्रकार की होती है। एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी में ईसॉप देना है तो आपको क्या लगता है? आपको एसआर लगता है, और उसके साथ उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और ओआर आपको लगेगा प्राइवेट कंपनी के केस में। सर सवाल उठता है एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है? तो देखो, एम्प्लॉयज का मतलब होता है परमानेंट एम्प्लॉय, जो इंडिया में हो या आउट इंडिया हो। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। जो इंडिया में हो या इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो। सर इसके अंदर डायरेक्टर भी आता है, चाहे फिर वो होल टाइम हो या ना हो, लेकिन इसके अंदर हम लोग एक्सक्लूड करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। और इसके अंदर एम्प्लॉय भी आता है, चाहे होल्डिंग कंपनी का एम्प्लॉय हो या सब्सिडरी कंपनी का एम्प्लॉय हो, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। क्या? यस सर, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सर इसके अंदर किसे इंक्लूड नहीं किया जाता? तो ऐसा एम्प्लॉय बेटा जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप में, उनको ईसॉप नहीं दिए जाते। या ऐसा डायरेक्टर जो 10% से ज्यादा कंपनी के इक्विटी शेयर्स में होल्डिंग रखता है, खुद या उसके रिलेटिव के थ्रू, तो हम लोग उनको भी ईसॉप देते हैं। क्या? नहीं सर, इनको एम्प्लॉय में काउंट नहीं करते। और जब इनको एम्प्लॉय में काउंट नहीं करते और ईसॉप तो एम्प्लॉय को दिया जाता है, तो ऐसे केस में इनको ईसॉप नहीं मिलता। किन लोगों को ईसॉप नहीं मिलता बोलो जल्दी से? सर ऐसे एम्प्लॉय जो प्रमोटर ग्रुप में आते हैं या जो प्रमोटर है। और दूसरा मैंने क्या कहा? जो डायरेक्टर होल्ड करते हैं, डायरेक्टर या उनके रिलेटिव मिलके अगर कंपनी के इक्विटी शेयर में 10% से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं, तो उन्हें भी हम लोग कहते हैं कि सर इनको ईसॉप मत देना। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है जिसके पहले 10 साल है बेटा, तो पहले 10 साल में एक स्टार्टअप कंपनी जो होती है ना, वो क्या कर सकती है बताइए? सर पहले 10 साल में एक जो हमारी स्टार्टअप कंपनी है, ये स्टार्टअप कंपनी यहाँ पे कर सकती है, मतलब स्टार्टअप कंपनी इन लोगों को ईसॉप दे सकती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। मतलब ये वाले जो प्रोविजन है, डू नॉट एक्सक्लूड वाले, वो स्टार्टअप कंपनी के पहले 10 साल में नहीं लगते। यानी कि पहले 10 साल में स्टार्टअप कंपनी, इनको यहाँ पे दिया जा सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल दिया जा सकता है। ठीक है सर। अब कंपनी अगर लिस्टेड है तो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, और अगर कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उनको ये फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है।
क्या, जैसे एसआर पास करना पड़ता है, इसके साथ साथ जो आप नोटिस दोगे उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देते हो, क्योंकि ये स्पेशल बिजनेस होता है या ये ईजीएम में डिस्कस होने वाला है। अब ईजीएम में डिस्कस होने वाला है तो ईजीएम में कोई भी मैटर्स डिस्कस होते हो उसके लिए अपने को क्या लगता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगता है, जिसमें आप डिस्क्लोजर दोगे, पूरे पूरे डिस्क्लोजर्स आपको देना पड़ेगा। सर कंपनी के पास फ्रीडम होता है एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड करने का। एक्सरसाइज प्राइस का मतलब क्या होता है, कौन से प्राइस पर एम्प्लॉय शेयर्स को खरीद सकता है फ्यूचर में, वो उसे बोला जाता है एक्सरसाइज प्राइस। और एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे कंपनी डिटरमाइन करती है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा बोला जा रहा है जो कंपनी है ना वो लॉक इन पीरियड को भी डिटरमाइन कर सकती है। ध्यान रखना, जिस समय आप ये ऑप्शन दे रहे हो और जिस समय एक्चुअल में ये ऑप्शन वेस्ट हो जाए उसमें मिनिमम 1 पीरियड का गैप होना चाहिए। सर जब ऑप्शन दिया जाता है उस पर कोई वोट या डिविडेंड नहीं होता, लेकिन जब शेयर्स मिल जाए तो वोट या डिविडेंड दोनों आ जाते हैं क्या? हाँ सर दोनों आ जाते हैं। एक बात बता दूं, ऑप्शन अगर आप किसी एम्प्लॉय को देते हो बेटा और वो एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इमीडिएटली वो ऑप्शन वेस्ट हो जाते हैं, तुरंत, भले 1 साल कंप्लीट ना हुआ हो फिर भी तुरंत वेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन इनकैपेसिटी हो गई, मतलब वो पागल हो गया, इतना काम कराया आपका, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है आपके कंपनी का बेटा कि वो परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई, इमीडिएटली वेस्ट हो गई। सर और ये जो ऑप्शन है ना ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है। ऐसा नहीं होता कि मेरे को मिला तो मैं अपने वाइफ को ट्रांसफर कर दूं, ना जी ना। मैं इसको प्लेज या हाइपोथिकेट नहीं कर सकता। मैंने अगर रिजाइन या टर्मिनेट किया तो ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है। मैंने आपको बताया भी था क्लास के अंदर कि मेरे को अनअकैडमी में ईसॉप का ऑप्शन दिया था। एक्चुअली ईसॉप नहीं, वहां पे टिसॉप का ऑप्शन आया था, टीचर स्टॉक ऑप्शन प्लान करके, लेकिन क्योंकि हमने वहां से रिजाइन डाल दिए थे तो वो ऑप्शन क्या हो गया था बताइए जल्दी से, वो ऑप्शन एक्सपायर हो गया था। क्या हो गया था बोलो जल्दी से, वो ऑप्शन एक्सपायर हो गया था, यानी कि खत्म हो गया था। ठीक है, ओके सर। उसके बाद देखिए क्या, अब इन केस ऑफ अमलगमेशन के बारे में बात करेंगे। सर अगर एक कंपनी ने ऑप्शन दिया, मान लो सर ए कंपनी करके उसने मुझे ऑप्शन दिया जो 3 साल में वेस्ट होने वाला है। अब 2 साल के एंड में क्या होता है, वो कंपनी रिलायंस के साथ मर्ज हो जाती है, तो मेरा ऑप्शन गया भाड़ में? नहीं, मुझे और 1 साल काम करना पड़ेगा रिलायंस के साथ और वो ऑप्शन फिर वेस्ट हो जाएगा क्या? बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। फिर सर 62(1)(c) यहां पे क्या आता है देखिए सर, ये कहता है कि आपको एसआर पास करना पड़ेगा, ऑफर टू एनी पर्सन। आप किसी भी पर्सन को ऑफर दे सकते हो शेयर्स को परचेज करने का, इसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ता है। सर इसमें ध्यान रखना जो कंसिडरेशन है ना वो कैश या अदर देन कैश के लिए होता है, और जो प्राइस है ना वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिटरमाइन करेगा। कौन डिटरमाइन करेगा बोलो जल्दी से? रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिटरमाइन करता है। कौन डिटरमाइन करता है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिटरमाइन करता है। इस बात का ध्यान रखना, समझे क्या? बोलो मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर। अब देखो क्या सर, अब मैं बात करूंगा इशू ऑफ बोनस शेयर्स के बारे में। बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है? फुकट में शेयर बांटना। क्या कहा मैंने? बोलो। बोनस शेयर का मतलब होता है फुकट में शेयर बांटना। जैसे अभी रिलायंस ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया कि जिसके पास 50 शेयर होंगे उसको 50 शेयर और मिल जाएंगे। समझ रहे आप बात को? तो वैसा रेशियो वाइज फुकट में शेयर बांटना। ध्यान रखना, एक कंपनी कभी भी इशू कर सकती है फुल्ली पेड बोनस शेयर। आप ये नहीं बोल सकते पार्टली पेड 100 रुपए का शेयर 50 रुपए में इशू करती हूँ करके, ना जी ना, 50 रुपए बाद में पे करना, ऐसा नहीं चलता। कंपनी इशू कर सकती है फुल्ली पेड बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर, है ना, और वो भी किसको? मेंबर्स को इशू कर सकती है। सर ये फुल्ली पेड बोनस शेयर किसमें से दिया जाएगा? तो आप इसके लिए सीआरआर अकाउंट, याद है आपको, सीआरआर का एक ही काम होता है बोनस शेयर्स को इशू करना, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और तीसरा फ्री रिजर्व्स अकाउंट का प्रयोग कर सकते हैं। सर अगर असेट को रिवैल किया है और उसके कारण कोई रिजर्व बना है तो क्या मैं उसको यूज कर सकता हूं बोनस के लिए? नहीं सर, यूज नहीं कर सकता। सर बोनस, मुझे एक बात बताइए, डिविडेंड के जगह पर बोनस बांट सकता हूं? नहीं कर सकता। ओके सर। अब देखिए क्या सर, अब मैं बात करूंगा आपके साथ बोनस को इशू करने की कंडीशंस क्या है। इस बार के सवाल एग्जाम में पूछा भी गया था। सर अगर मैं बात करूं आपके साथ तो बोनस को अगर इशू करना है तो सबसे पहले आपको आर्टिकल्स के अंदर ये चीज दी जानी चाहिए, जो आपका एओ है उसने परमिशन देना चाहिए कि हाँ कंपनी बोनस को इशू कर सकती है। इसके अलावा जनरल मीटिंग में अप्रूवल लगता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड करना चाहिए।
अब एसआर नहीं बोला है और जनरल मीटिंग में अप्रूवल बोला है, मतलब किससे काम चल जाएगा कमेंट सेक्शन में बताना, ओआर से काम चल जाएगा। ठीक है सर, किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के ऊपर, चाहे एफडी हो या कोई डिपॉजिट हो या कोई डेट सिक्योरिटी हो, जैसे कि डिबेंचर्स वगैरह हो गया या लोन वगैरह हो गया, तो उसके ऊपर आपका क्या नहीं लगेगा सर, उसके ऊपर आपका डिफॉल्ट नहीं लगेगा। इसके साथ साथ स्टैट्यूटरी ड्यूज जो होते हैं ना एम्प्लॉइज के, उसमें भी कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए सर। अगर पार्टली पेड अप शेयर्स है तो आप उसको कन्वर्ट करना फुल्ली पेड अप और उसके बाद आपने बोनस बांटना है। फिर देखो क्या बोला गया, अदर कंडीशन, एक बार बोनस को आपने अनाउंस कर दिया उसके बाद वापस से आप विड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते, वापस से आप नहीं ले सकते बोनस को। ठीक है, तो ये थी बोनस के रिगार्डिंग कंडीशन परफेक्टली। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट सवाल बोनस के ऊपर, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है सर, अब सेक्शन नंबर 64 के ऊपर चलते हैं। नोटिस टू बी गिवन टू रजिस्ट्रार फॉर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब एक कंपनी है ना बेटा, वो शेयर कैपिटल को अल्टर करना चाहती है, या अल्टर का मतलब होता है कम करना, बढ़ाना, डिवाइड करना, अलग अलग चीजें। दूसरा, या वो इंक्रीज करना चाहती है तरह इस कैपिटल को, या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहती है एज पर ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, तो कंपनी को आरओसी को SS7 देना है, साथ में अल्टर्ड एमओए देना है 30 दिन के अंतर्गत, और ये पेनल्टी भी लगने वाली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगती है यहाँ पे। अब देखिए क्या सर, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के बारे में बात करूंगा। कंपनी जो है ना बेटा, वो अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। क्या कहा मैंने, बोलो सर? एक कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, कैसे रिड्यूस कर सकती है? एक्सटिंग्विश मतलब गायब करके, या रिड्यूस करना लाइबिलिटी ऑन शेयर्स नॉट पेड अप, मतलब ऐसा पैसा जो पेड अप नहीं है। मतलब आपने जैसे फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू 100 है और पेड अप अगर 90 है, तो 10 रुपए अभी तक पेड अप नहीं हुआ, तो 10 को गायब कर दो, 10 को एक्सटिंग्विश कर दो, मतलब क्या, खत्म कर दो वो लाइबिलिटी को, बुलाए मत, 90 में फुल्ली पेड अप करवा दो। या दूसरा, विथ या विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग लाइबिलिटी, यानी कि कैंसिल कर दो पेड अप शेयर कैपिटल को। सर ऐसा पेड अप शेयर कैपिटल जो लॉस्ट या अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल असेट, मतलब सर कोई पेड अप शेयर कैपिटल खो चुका है, लॉस हो चुका है, या उसका क्या अनअवेलेबल है बाय दी एसेट। जैसे एसेट आपके बुक्स में 100 करोड़ की कीमत दिख रही है, बट एक्चुअल में वो 70 करोड़ ही है, और आउटसाइड लाइबिलिटी यहाँ पे 30 करोड़ की है, और शेयर कैपिटल यहाँ पे नजर आ रहे हैं 70 करोड़ के, तभी तो 100 और 100 मैच होगा ना। बट एक्चुअल में ये तो 70 हो चुका है और ये 30 है, तो ये कितना होगा? 40 होगा, तो आपको 30 से कम करना पड़ेगा ना। तो आपने क्या किया, पेड अप कैपिटल को 30 करोड़ से कम किया। जिसको नहीं समझा वो दोबारा से पीछे जाओ और एक बार फिर से सुनो, ये टी शेप की बैलेंस शीट की मदद से मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, या मान लो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आके रखा है, तो आप क्या कर दो, कैश को पे कर दो यार, खत्म करो, एक काम करो, कैश को पे कर दो, वापस कर दो पैसा, वापस कैश को दे डालो, तो इसे बोला जाता है पे ऑफ एक्सेस अमाउंट। क्या बोला जाता है, बोलो, पे ऑफ एक्सेस अमाउंट। अब देखिए क्या सर, एक कंपनी जो है ना, वो शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। कैसे कर सकती है, रिपीट करो मेरे साथ। एक तो सर देखो, जो पेड अप कैपिटल आपने बुलाया नहीं उसको गायब कर दो, एलिमिनेट कर दो, एक्सटिंग्विश कर दो। या विदाउट एक्सटिंग्विश कैसे, पेड अप कैपिटल को कैंसिल करके जो अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट, या पे ऑफ कर दो एक्सेस अमाउंट को, जो भी एक्सेस अमाउंट आया है उससे पे ऑफ कर दो। ठीक है सर, अब किस प्रकार से आखिर रिडक्शन होता है? क्या कहा मैंने, बोलो, किस प्रकार से आखिर रिडक्शन होता है, जरा ये बताइए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले आपको एसआर को पास करना पड़ता है, फिर आप चेंज करना एमओए को। क्या कहा मैंने, बोलो, चेंज, अल्टर करना एमओए को। सर ट्राइब्यूनल इस बात का कंफर्मेशन देगा, क्या देगा, कंफर्मेशन देगा। और अगर आपने डिफॉल्ट किया है प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट, चैप्टर नंबर 5 के डिपॉजिट्स के ऊपर, तो हम आपको रिडक्शन करने देंगे क्या? नहीं सर, रिडक्शन नहीं करने देंगे। तो देखिए प्रोसेस क्या है, पहले तो एसआर पास करो, फिर एमओए को बदलो, ट्राइब्यूनल को अर्जी लगाओ, ट्राइब्यूनल कंफर्मेशन देगा। सर डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट किया है तो हम आपको अल्टर नहीं करने देंगे। अब जो ट्राइब्यूनल है ना, ये नोटिस भिजवाता है 4 लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी, सेबी और क्रेडिटर को, और कहता है कि तुम्हें कुछ दिक्कत है क्या? ये देखो अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? तो 3 महीने में हमको रिप्रेजेंटेशन कर दो। ऐसा कौन कह रहा है? ट्राइबू। कौन कह रहा है, बोलो, ट्राइबू कह रहा है। ठीक है,
सर लेकिन इन लोगों ने 4 महीनों में अर्जी नहीं आई भैया, इनसे चिट्ठी नहीं आई, तो मैं मान लूंगा कि इन्हें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। समझे क्या बात को, है ना। तो अगर 4 महीनों के अंदर इन्होंने कोई भी चिट्ठी नहीं दी तो हम लोग प्रिज्यूम कर लेंगे कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें कोई परेशानी नहीं है करके ऐसा हम लोग प्रिज्यूम कर लेंगे। सर ये जो ट्राइब्यूनल है फिर ऑर्डर दे देता है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का, ठीक है, सेटिस्फाइड दैट डेट ऑफ एवरी, लेकिन ध्यान रखना ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करने से पहले खुद सेटिस्फाई होगा क्या कि हर एक क्रेडिटर की जितनी भी उधारी है ना, एक तो वो डिस्चार्ज हो जानी चाहिए यानी कि पे कर दो, या उसको सिक्योर करा लो, उतने असेट्स को अवेलेबल करवा दो ताकि क्रेडिटर का बाद में पैसा बन जाए, और कंसेंट क्या हो जाए, कंसेंट ऑब्टेन होना चाहिए, क्रेडिटर से कंसेंट मिल जाए इस बात के लिए। और इसके अलावा जो भी आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ऐसी कंपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करती है तो उसके अंदर प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ है ऐसा ऑडिटर से सर्टिफिकेट भी मंगाएगा का ट्राइबू, बिल्कुल बिल्कुल मंगाएगा। सर ये जो ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया इसको पब्लिश करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे आरओसी को 30 दिन के अंतर्गत, जिसमें अपन क्या इन्फॉर्म करेंगे, शेयर कैपिटल कितना है, नंबर ऑफ शेयर जिसमें हमने इसको डिवाइड किया, अमाउंट पर शेयर क्या हो गया, और अमाउंट डीम्ड पेड अप अब कितना है, ये सब चीजें बताऊंगे। बेसिकली न्यू शेयर कैपिटल के बारे में कि नया शेयर कैपिटल कितना है, कितने शेयर्स में डिवाइडेड है, मतलब आपको नंबर अमाउंट पर शेयर मिल जाएगा, और उसमें डीम्ड पेड अप कितना है वो आपको पता चलता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल पता चलता है। सर ध्यान रखना सेक्शन नंबर 66 एप्लीकेबल नहीं होता बायबैक के अंदर, और कोई भी ऑफिसर अगर किसी क्रेडिटर का नाम कंसील करता है, छुपाता है, या मान लो मिस रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ डेट को जानबूझ के या मतलब गलती से, तो दोनों केस के अंदर उसको 447 में अपन स्वागत करेंगे क्या उसका, हाँ सर 447 में स्वागत करेंगे। सर मेरे को एक बात बताइए, अगर कोई क्रेडिटर था जो एंटाइटल था ऑब्जेक्ट करने के लिए बट मेरा नाम लिस्ट में ही नहीं डाला, समझना इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, कंपनी ने मुझे इग्नोर किया, या मेरा नेचर ऑफ इंटरेस्ट कुछ ऐसा था, एक तो इतना कम नेचर ऑफ इंटरेस्ट था कि कंपनी ने सोचा क्या तो नाम इसका लिस्ट में डालूं, या इतना ज्यादा था कि कंपनी सोच रही थी इसका नाम लिस्ट में डाल दिया ना तो कल चल के ट्राइब्यूनल अपने को मना कर देगा। तो मैं कहूंगा क्या सर, एक क्रेडिटर का अगर नाम नहीं आता है ना, किसी भी कारण जानबूझ के हो या गलती से रह गया हो बेटा, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कंपनी ने डिफॉल्ट किया, किसका, सेक्शन 6 का डिफॉल्ट किया। अब क्रेडिटर के पास यहाँ पे एक्शन हो सकता है, क्या एक्शन हो सकता है, मान लो कंपनी डूब चुकी है, वाइंडिंग अप हो चुकी है, तो ट्राइब्यूनल सेटलमेंट करवाएगा, कैसे, ट्राइब्यूनल बोलेगा जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटरीज थे, ट्राइब्यूनल सारे कॉन्ट्रीब्यूटरीज से पैसा बुलाएगा क्रेडिटर को देने के लिए, या मान लो कंपनी कंटिन्यू कर रही है तो ऐसे केस में हर एक पर्सन जो मेंबर होता है ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन ट्राइब्यूनल ने रिडक्शन का ऑर्डर पास किया उस दिन जितने भी पर्सन मेंबर होंगे जो एंटाइटल्ड होंगे डेट को पे करने के लिए, उन लोगों से मैं पैसा बुलाऊंगा क्या, हाँ, और कितना पैसा बुलाऊंगा, उतना पैसा बुलाऊंगा जितना वो लायबल टू पे होंगे अगर उस समय वाइंडिंग अप होता तो। जैसे देखो सर मान लो ये है ना एक टाइमलाइन है, ठीक है, यहाँ पे अब कंपनी यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है, यहाँ पे ऑर्डर पास हुआ, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इस दिन के ऊपर जितने भी हर एक पर्सन जो मेंबर होता मुझे पे करने के लिए, अगर कंपनी इस समय वाइंडिंग अप हो जाती और कितना अमाउंट पे होता, जैसे आप जानते हो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है तो अनपेड अमाउंट जितनी लाइबिलिटी होती है, तो उतना अमाउंट क्या मैं बुलाऊंगा क्या, हाँ सर उतना अमाउंट मैं डेफिनेटली बुलाऊंगा, किनसे, उन लोगों से, उतना अमाउंट मैं यहाँ पे बुलाने वाला हूँ। समझे क्या, बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, यस सर। अब सेक्शन नंबर 67 के ऊपर आने जा रहे हैं हम लोग। सेक्शन नंबर 67 बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय द कंपनी और गिविंग लोन्स बाय इट फॉर द परचेज ऑफ द शेयर्स। मतलब देखो क्या बोल रखा है सर, एक कंपनी है ना खुद के शेयर्स को परचेज नहीं कर सकता रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के लिए, ठीक है ना। हाँ, अगर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल है वो कर सकता है, बट खुद के शेयर्स को बाय नहीं कर सकता। इसके अलावा एक पब्लिक कंपनी लोन, गारंटी, सिक्योरिटी या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती किसी थर्ड पार्टी को कि वो शेयर्स खरीदे, या अपने ही सब्सिडरी को कि मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद करके अपने होल्डिंग के। तो ये सब चीजें कर सकते हैं क्या, नहीं सर नहीं कर सकते, लेकिन इसके एक्सेप्शन है बेटा। अगर बैंक कोई लोन देती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो वो उसका रोज का काम है, और रोज के काम में वो लोन बिल्कुल बांट सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं HDFC बैंक के पास गया, मैंने उससे लोन लिया, मैंने उस लोन को मार्केट में लगा और मार्केट में मैंने HDFC बैंक की सिक्योरिटीज खरीदा, तो चलता है, बैंक इसमें डिफॉल्ट नहीं मानी जाएंगी। दूसरा सर,
कंपनी ने लोन दिया स्कीम के तहत एम्प्लॉइज को, क्या कहा मैंने, बोलो, कंपनी ने लोन दिया स्कीम के तहत एम्प्लॉइज को, तो एम्प्लॉय का जो ट्रस्टी है ना वो शेयर्स को होल्ड करके रख सकता है क्या, कंपनी या कंपनी के होल्डिंग में, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए एसआर पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोलो, एसआर पास होना चाहिए। अब ये जो शेयर्स परचेस हुए ना, अगर लिस्टेड है तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से होंगे, और अगर अनलिस्टेड है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर इसका वैल्यूएशन करेगा। इसके साथ साथ कितने वैल्यू ऑफ शेयर्स को परचेस किया जा सकता है, आप कर सकते हो, बट लेस देन, इट शुड बी लेस देन या इक्वल टू 5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। और इस बात को लेके आपको डिस्क्लोजर भी करना पड़ेगा क्या, हाँ सर करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, सर कंपनी अगर लोन देती है एम्प्लॉय को, लेकिन वो अदर देन डायरेक्टर या केएमपी को दे सकती है ना, एम्प्लॉय को दे सकती है, बट वो डायरेक्टर या केएमपी नहीं होना चाहिए, और वो व्यक्ति परचेज है सब्सक्राइब कर सकता है क्या, फुल्ली पेड अप शेयर कंपनी के होल्डिंग के, बिल्कुल कर सकता है। बस ध्यान रखना कि जो लोन का अमाउंट है वो 6 महीने के सैलरी से कम होना चाहिए। जैसे पर महीने की सैलरी अगर 60,000 है तो 6 महीने की सैलरी होंगी 3,60,000, तो जो लोन का अमाउंट है वो 3,60,000 से कम होना चाहिए क्या, बिल्कुल। तो देखो सर जियो ने क्या किया, जियो ने एक एम्प्लॉय है बेटा, उसका नाम है नत्थू को क्या दिया, 60,000 की सैलरी है, उसको 3 लाख रुपए दिया बेटा। नत्थू ने उस पैसे को कंपनी और कंपनी यानी कि जियो में लगाया और रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगाया, चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, इससे अपन कॉन्ट्रावेंशन हुआ ऐसा नहीं बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आगे यहाँ पे पेनल्टी दे के रखिए, कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर कितनी पेनल्टी लगने वाली है, ठीक है सर। अब देखो क्या सेक्शन 68 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 68 यहां पे बात करता है पावर टू परचेस ओन शेयर्स, जिसको बायबैक बोला जाता है। मतलब एक जो कंपनी है ना बेटा, मतलब शेयर्स बायबैक का मतलब क्या होता है, मैं खुद अपने शेयर्स को या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को खुद खरीद रहा हूं करके, क्या खरीद रहा हूं, एक कंपनी खुद के शेयर्स मार्केट से खरीद रही है। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि मार्केट में बहुत अच्छा संकेत जाता है, मतलब मार्केट में ये संकेत जाता है कि कंपनी को देखो खुद के ऊपर कितना भरोसा है, आप समझ रहे बात को, कंपनी को देखो खुद के ऊपर कितना भरोसा है कि कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से खरीद रही है। अब इससे होगा क्या, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है ना बेटा, उनके पास ज्यादा पावर बढ़ेंगी, क्या बनेंगी बोलो, ज्यादा पावर बढ़ने वाली है, बराबर है ना, क्योंकि अब जो इक्विटी है उसको होल्ड करने वाले मेंबर्स कम हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं बोलो जल्दी से, कम हो चुके हैं, ठीक है, ओके। सर बायबैक के सोर्सेस क्या क्या है, तो देखो बायबैक के सोर्सेस है फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे सिक्योरिटीज के इशू से भी बायबैक कर सकते हो। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके इक्विटी का बायबैक किया, मैं बिंदास कर सकता हूं। डिबेंचर्स को इशू करके मैंने इक्विटी का बायबैक किया, बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन समझना, मैं इक्विटी को इशू करके इक्विटी का ही बायबैक करूं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या कहा मैंने बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्रेफरेंस का करूं वो चलेगा, पर मैं इक्विटी को इशू करके इक्विटी का ही बायबैक करूं, ये क्या बात होगी, मतलब ये तो हद ही हो गई ना, आप इक्विटी एक इशू कर रहे फिर बायबैक कर रहे, क्या मतलब, ऐसा मत करियो, ठीक है, ओके। चलो अगला सर देखिए, बायबैक करने के कुछ कंडीशंस होते हैं, क्या कहा मैंने बोलो सर, बायबैक जब भी एक कंपनी खुद के शेयर्स को मार्केट से खरीद रही है तो उसको कुछ कंडीशन प्रिस्क्राइब दे के रखिए। पहला क्या, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बायबैक को अलाउ करना चाहिए, पहला। दूसरा, आपको एसआर पास करना पड़ेगा बायबैक के लिए, लेकिन अगर बायबैक आपका 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से कम हो, जैसे इन दोनों को मिला के अगर 100 करोड़ आ रहा है और 10% मतलब 10 करोड़, तो 10 करोड़ या उससे कम का बायबैक अगर आप कर रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन से ही आपका काम बन जाएगा क्या, हाँ सर आपका काम बन जाने वाला है, ठीक है, ओके। सर मैक्सिमम बायबैक कितना किया जा सकता है, तो मैक्सिमम बायबैक होना चाहिए अप टू 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, जिसमें आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को इंक्लूड करते हो, बराबर है, और पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों को काउंट करोगे। लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हो तो इसकी लिमिट 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल जितनी होती है, इसमें फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ आप नहीं लेते हो,
केवल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% तक ही आप लेते हो। हाँ, लेकिन प्रेफरेंस या बाकी चीजों का आप कर रहे हो तो इतने लिमिट आप रख सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हो। एक और बात सर, बायबैक हो जाने के बाद जो डेट इक्विटी है, डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आता है। ये जो रेशो है ना, ये 2 या उससे कम होना चाहिए। क्या कहा मैंने? बोलो, 2 या उससे कम होना चाहिए। फिर देखो, बायबैक कैन बी ऑफ ओनली फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स का, अगर लिस्टेड है तो सेबी के हिसाब से, अनलिस्टेड है तो रूल्स के हिसाब से बायबैक होना चाहिए। ध्यान रखना, बायबैक आपका जब से चालू हुआ है तो एंड बायबैक का 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए, और जिस समय बायबैक एंड हुआ अगले 1 साल तक आप कोई बायबैक कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते सर। बायबैक की जो नोटिस जाएंगी एसआर की, उसमें जो आपके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होंगे उसमें सारे मटेरियल फैक्ट्स के बारे में डालना पड़ेगा। क्या जरूरी था, क्यों जरूरी था बायबैक, वो बताना, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, कौन से क्लास ऑफ सिक्योरिटी का बायबैक हो रहा है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। और टाइम लिमिट क्या है? जिस दिन बीआर या एसआर पास हुआ है वहां से 1 साल के अंदर आपका पूरा बायबैक की प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। सर बायबैक जो है ना, ये ओपन मार्केट से सीधा जाके खरीद लिया मैंने, ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से सबका 10-10% गायब कर दिया मैंने, या ईसॉप या स्वेट इक्विटी वालों से भी मैं बायबैक कर सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं। बस अब ध्यान रखना, लॉक इन पीरियड के पहले भी बायबैक कर सकता हूं, बस उसको वेस्ट हो जाना चाहिए, मतलब शेयर्स उसको अलॉट हो जाने चाहिए। मतलब ये तो ऑब्वियस है, किसी के पास ऑप्शन है तो मैं बायबैक थोड़ी कर पाऊंगा जब तक शेयर्स ना आ पाए। सर कंपनी अगर डिक्लेरेशन देती है सॉल्वेंसी का, तो आरओसी मतलब कंपनी को यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है सॉल्वेंसी का, आरओसी और सेबी को, लिस्टेड कंपनी के केस में, जिसको साइन करेंगे 2 डायरेक्टर, और इसको वेरीफाई मतलब एक आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो स्टेट करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अफेयर्स को केयरफुली चेक किया है और उनके ओपिनियन में कंपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकती है और आने वाले 1 साल के अंदर कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होंगी। ऐसा डिक्लेरेशन एफिडेविट में आप दोगे क्या? हाँ सर, और इसको साइन करेंगे 2 डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होगा, और ये आरओसी और सेबी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी में चले जाता है। सर बायबैक होने के बाद जो फिजिकल सर्टिफिकेट आएंगे 7 दिन के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर देना, चिता आग जला देना उसको, ठीक है? यस। उसके बाद देखो, बायबैक जब कंप्लीट हुआ तो 6 महीने तक आप नया इशू नहीं कर सकते। सेम काइंड ऑफ शेयर, इक्विटी को बायबैक किया, अगले 6 महीने तक इक्विटी में इशू नहीं कर सकता हूं। प्रेफरेंस का बायबैक किया, अगले 6 महीने तक प्रेफरेंस को मैं इशू नहीं कर सकता हूं। सर 1 साल तक मैं क्या नहीं कर सकता हूं? 1 साल तक मैं अगला बायबैक नहीं कर सकता। ये इशुएंस के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। आपको बोनस देना है, सेम शेयर का दे दो, ईसॉप देना है दे दो, स्वेट इक्विटी देना है दे दो, या कोई वारंट प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर का कन्वर्जन है, वो सब हो सकता है। एक बात ध्यान रखना, लेकिन मैं राइट शेयर दे सकता हूं क्या? नहीं सर, मैं राइट शेयर यहां पे नहीं दे सकता। क्या कहा मैंने? बोलो, मैं राइट शेयर नहीं दे सकता। सर मुझे रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा बायबैक का SH10 के अंदर। बायबैक कंप्लीट हो गया तो 30 दिन के अंदर SH11 का रिटर्न आरओसी और सेबी को जाएगा। डिफॉल्ट हुआ तो कंपनी प्लस ऑफिसर इन डिफॉल्ट 1 साल से 3 लाख की लाइबिलिटी होती है। और टाइम लिमिट्स का एक पॉइंट है जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझ लो एक बार। सर बायबैक से पहले देखो, कंपनी आरओसी को लेटर ऑफ ऑफर, जो वो मेंबर्स को भेजने वाली है बायबैक का, वो लेटर ऑफ ऑफर देती है पहले आरओसी को। फिर जिस दिन आपने आरओसी को लेटर ऑफ ऑफर दिया वहां से 21 दिन के अंदर वो लेटर ऑफ ऑफर मेंबर को चले जाना चाहिए। सर जिस दिन ये लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच हुआ ना, वहां से 15 से 30 दिन के बीच का समय देंगे आप सामने वाले व्यक्ति को ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। सर 15 से कम का भी समय दे सकते हो अगर 100% मेंबर्स एग्री कर जाए तो, ठीक है? ओके सर। अब सामने वाला व्यक्ति 15 से 30 दिनों में एक्सेप्टेंस आपको दे देगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे देगा, ठीक है सर। अब जब भी क्लोज हुआ, जिस दिन भी आपका ऑफर क्लोज होगा, तो मतलब जिस दिन भी क्लोज होगा, क्लोज से 15 दिनों के अंदर जितने भी लोगों ने एक्सेप्टेंस दिया था उनका वेरिफिकेशन कर लेना कि वाकई वो मेंबर है, और दूसरा उनका बायबैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब देखो, अब क्या बोला समझना बात को। अब जिस दिन क्लोज हुआ था वहां से 21 दिनों के अंदर आपको अगर रिजेक्ट करना है किसी के ऑफर को तो रिजेक्शन कर देना। अदरवाइज जितने भी लोगों ने आपने ऑफर लेटर ऑफ ऑफर भेजा था, सामने वालों ने एक्सेप्टेंस कर दिया और आपने कुछ जवाब नहीं दिया, मतलब हम मान लेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है इनका बायबैक, ठीक है? तो आपने 21 दिनों के अंदर रिजेक्शन दे देना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे देना है, ठीक है? ये बहुत ही फालतू सा चीज है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम टू सीआरआर। सर बायबैक जब होता है ना, तो
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या फेयर मतलब यहाँ पे जो अपना फ्री रिजर्व्स है उसके थ्रू अगर आप बायबैक करते हो तो नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू जितना आप यहाँ पे क्या करोगे सीआरआर का क्रिएट करते हो, ठीक है ना। न्यू इशू में मत करना, मतलब न्यू इशू से बायबैक कर रहे हो तो मत करना सर। बायबैक अगर फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से हो रहा है तब ही ये लोग कह रहे हैं। प्रोहिबिशन फॉर बायबैक, एक कंपनी अपने सब्सिडरी या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू खुद के शेयर्स को नहीं खरीदवा सकती, और अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है डिपॉजिट या उसके इंटरेस्ट के ऊपर, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड या डिबेंचर्स के रिडेम्पशन या प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के ऊपर, सर रीपेमेंट ऑफ लोन या इंटरेस्ट किसी बैंक या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, तो जब से आप इस डिफॉल्ट को गुड करते हो वहां से 3 साल तक आप बायबैक नहीं कर सकते, 3 साल के बाद ही आप बायबैक कर सकते हो, ठीक है। चलिए एग्जांपल की मदद से मैंने आपको क्लास के अंदर समझाया था। अब आ जाता हूं मैं किसके ऊपर, अब आ जाता हूं मैं सेक्शन नंबर 71 के ऊपर, जो आपके साथ बात करता है डिबेंचर। किसके बारे में बात करता है बोलो, डिबेंचर के बारे में बात करता है। भाई साहब आपको मजा आना चाहिए, फटाफट फटाफट कंसेप्ट आपके रिकॉल होने चाहिए। ये जो नोट्स है इसके लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, है ना, तो वहां से मजे ले लीजिएगा इस लिंक के। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपको याद आनी चाहिए बेटा, खटाखट चीजें याद आनी चाहिए, ठीक है ना। यस चलिए आ जाओ। अब मैं सेक्शन नंबर 71 के ऊपर चलता हूं। सर सेक्शन नंबर 71 क्या होता है बताइए मेरे को जल्दी से। सेक्शन नंबर 71, सेक्शन नंबर 71, सेक्शन नंबर 71 देखो क्या बोला जा रहा है। सेक्शन नंबर 71 यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त बात कहता है, और वो जबरदस्त बात क्या कहता है देखिए यहाँ पे, वो कहता है सेक्शन नंबर 71 डिबेंचर्स क्या कह रहा है देखिए। सर डिबेंचर का मतलब होता है इट इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड या अदर इंस्ट्रूमेंट जो एविडेंस देता है डेट का, जो डेट का एविडेंस देता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं, उसे अपन लोग डिबेंचर कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें चैप्टर 3D आरबीआई एक्ट के जो डेरिवेटिव्स है उसको इंक्लूड मत करना, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर कोई इंस्ट्रूमेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसको भी इंक्लूड मत करना, ठीक है सर। सर डिबेंचर जो इशू होता है ना, जब भी आप डिबेंचर इशू करते हो तो उसमें आप ऑप्शन देते हो क्या, टू कन्वर्ट का ऑप्शन आप देते हो कि आप अगर चाहो तो डिबेंचर से शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये 100% कन्वर्जन भी होता है या 50% कन्वर्जन और 50% का अमाउंट पे करना वैसा भी होता है। सर डिबेंचर्स अगर कन्वर्टेबल इशू करते हो तो आपको एसआर देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है बोलो, आपको एसआर पास करना पड़ता है। इस पे कोई वोटिंग राइट मिलता है क्या, सर कभी कन्वर्ट होने के बाद वोटिंग राइट मिलेगा, कन्वर्ट होने से पहले कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, ठीक है सर। अब अगर मैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करता हूं, है ना, तो ध्यान रखना मैं कितना अमाउंट इशू कर सकता हूं। तो अमाउंट अगर सुनिए, अगर मतलब अमाउंट तो मैं कितना भी इशू कर सकता हूं, लेकिन अगर आपका अमाउंट अंदर होता है 181C के लिमिट से, 181C मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इन तीनों के टोटल से कम का अगर अमाउंट में इशू कर रहा हूं तो मुझे एसआर पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहा मैंने बोलो, मुझे एसआर पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखना ये जो अमाउंट है ये ऑलरेडी इशूड अमाउंट और टू बी बोरोड अमाउंट दोनों उसमें कंसिडर होते हैं। सर टेम्पररी लोन को मैं कंसिडर नहीं करता इसके अंदर, हाँ लेकिन टेम्पररी लोन को अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के फाइनेंस के लिए यूज किया होगा तो मैं उसको इंक्लूड करूंगा ये अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए कि एसआर पास होगा कि नहीं होगा। ध्यान रखना इसमें पेड अप शेयर कैपिटल है मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आने वाले हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल दोनों आने वाले हैं। ओके सर, अब मैं टेन्योर के बारे में बात करूंगा। सर अगर कोई सिक्योर्ड डिबेंचर्स है तो ये 10 साल के लिए मैं इशू कर सकता हूं, लेकिन अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है या इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने वाली कंपनी है या एनबीएफसी या कोई एनी अदर कंपनी है तो आप 30 साल तक डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो। क्या कहा मैंने बोलो, 30 साल तक आप डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो। सर देखिए कंपनी जो है ना, अब सीधी सी बात है, अगर मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो और सिक्योर्ड कर रहा हूं तो चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। चैप्टर 6 में आपने चार्जेस पढ़े हुए हैं, तो चार्ज किसके ऊपर क्रिएट करते हो आप, तो चार्ज आप कंपनी एसोसिएट होल्डिंग या सब्सिडरी, मैंने क्या कहा, कंपनी एसोसिएट होल्डिंग या सब्सिडरी के प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल या इमूवेबल हो उनके ऊपर, उन प्रॉपर्टी के ऊपर भी आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो। और चार्ज कितने अमाउंट का होना चाहिए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट का होना चाहिए। कितने अमाउंट का होना चाहिए बोलो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट का होना चाहिए क्या, बिल्कुल।
जैसे डिबेंचर 100 करोड़ के है बेटा और 12 करोड़ का इंटरेस्ट है, तो 112 करोड़ की प्रॉपर्टीज के ऊपर आपने चार्ज क्रिएट करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है सर। अब देखो डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में बात करूंगा। सर डिबेंचर ट्रस्टी को अपने को कब अपॉइंट करना पड़ता है? बिफोर द प्रोस्पेक्टस एंड लेटर ऑफ ऑफर। मतलब डिबेंचर का प्रोस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर देने के पहले आपका ट्रस्टी अपॉइंट हो जाना चाहिए, और तभी अपॉइंट करेंगे जब 500 से ज्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे डिबेंचर्स के। 500 से कम होंगे तो अपॉइंट करने की जरूरत नहीं। बराबर है क्या? यस सर। ओके। अब देखो सर, जब से आपने डिबेंचर्स को अलॉट किया है, अब देखो ये हो गया एक पार्ट, कब अपॉइंट किया। अब ध्यान दो, अब मैं सब डिबेंचर वगैरह को इशू कर लूंगा, तो जिस दिन मैंने डिबेंचर को अलॉट किया वहां से 3 महीने के अंदर डिबेंचर ट्रस्ट डीड मुझे बनाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? बोलो सर। डिबेंचर ट्रस्ट डीड मुझे डिबेंचर इशू करने के 3 महीने के अंदर बनाना पड़ेगा। नेम ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी ये मुझे स्टेट करना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत। हर एक डॉक्यूमेंट, जितने भी हर एक डॉक्यूमेंट है सब में डिबेंचर ट्रस्टी का नाम डालना, उसका रिटर्न कंसेंट ऑब्टेन करना। अब बात करेंगे कौन व्यक्ति बन सकता है डिबेंचर का ट्रस्टी। तो देखिए क्या सर, एक पर्सन नहीं बन पाएगा डिबेंचर ट्रस्टी। कब 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 नहीं बन पाएगा? तो देखिए सर, मान लो अगर एक अक्षत करके व्यक्ति है बेटा, ये डिबेंचर ट्रस्टी बन नहीं पाएगा। कब नहीं बन पाएगा बताइए? सर अक्षत नहीं बन पाएगा डिबेंचर ट्रस्टी जब वो कंपनी के अंदर शेयर्स होल्ड करता है। मतलब अक्षत अगर अदानी एंटरप्राइजेस में शेयर्स होल्ड कर रहा है तो वो अदानी एंटरप्राइजेस का डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। अगर अक्षत जो है ना वो प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी है, एम्प्लॉई है, कंपनी, एसोसिएट, होल्डिंग या सब्सिडरी का, तो मैं कहूंगा आपके साथ वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अनंत अंबानी बेटा, ये रिलायंस ग्रुप का डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। इसके अलावा जो डिबेंचर ट्रस्टी है ना, इसको कंपनी से कोई भी और पैसा नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट ट्रस्टी रेम्यूनरेशन। जो ट्रस्टी का, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन है वो आ सकता है, इसके अलावा बाकी और कुछ नहीं आना चाहिए। इसके अलावा ये जो पर्सन है ये इसकी उधारी नहीं होनी चाहिए हमारे ग्रुप के टुवर्ड्स, यानी कि कंपनी, होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट या होल्डिंग की सब्सिडरी, इनके टुवर्ड्स ये इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने? बोलो इनके टुवर्ड्स ये इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए, इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए, इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। फिर देखो फर्निश गारंटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल डेट। मतलब क्या? मतलब ये कह रहा है कि सर ये किसी भी प्रकार की इसने गारंटी, मतलब कंपनी को कोई लोन मिला है और उसकी गारंटी अगर मैंने दिया हो बेटा, तो मैं डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। मेरा किसी भी प्रकार से पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ। पेक्यूनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है एक लिमिट से ज्यादा पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। लिमिट कितनी है सर? 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। जैसे 100 करोड़ का टर्नओवर है तो 2 करोड़ हुआ। टोटल इनकम ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी की साल भर की इनकम कितनी है? तो मान लो 50 लाख रुपए या 50 लाख और हायर अमाउंट, यानी कि अभी तक तो 50 लाख है, तो इन तीनों का लोअर लिमिट कितना होगा? 50 लाख। तो मैं कहूंगा कंपनी के साथ कोई भी ऐसा सेल परचेस का मेरा ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए जो 50 लाख या उससे ज्यादा का हो। और ये 50 लाख की लिमिट कैसे निकाला? इससे निकाला। लिमिट कैसे निकलेंगी? 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ कंपनी का टर्नओवर, फिर इनकम डिबेंचर ट्रस्टी या 50 लाख, तीनों का लोअर आने वाला है यहाँ पे। अच्छा, और ये लिमिट कब कब देखूंगा मैं? इस साल, पिछले साल और उसके पिछले साल, यानी कि 3 साल में मैं लिमिट देखने वाला हूं। क्या? बिल्कुल सर। इसके अलावा अगर कोई प्रमोटर, डायरेक्टर या केएमपी है और उनके रिलेटिव है तो मैं फिर से यहाँ पे बन पाऊंगा क्या? नहीं सर, मैं फिर से डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। सर अगर मान लो कैजुअल वैकेंसी होता है, कैजुअल वैकेंसी का मतलब है मैं डिबेंचर ट्रस्टी हूं बेटा और मैं इस कुर्सी से उठ के जा रहा हूं, यानी ये कुर्सी खाली हो रही है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है। क्या हो रही है? बोलो वैकेंसी क्रिएट हो रही है। इसे बोला जाता है कैजुअल वैकेंसी। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से। इसे बोला जाता है यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से। कैजुअल वैकेंसी बोला जाता है। समझे क्या बात को? बोलो 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 मेरे को जल्दी से। क्या आप लोग इस बात को समझे क्या? सारे लोग फटाफट बताएंगे, है ना? अब देखो कैजुअल वैकेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है। तो पहली बात तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको फिल करेंगे, लेकिन अगर मैंने मान लो ऐसा हो सकता है कि डिबेंचर ट्रस्टी की डेथ हो गई हो या डिबेंचर ट्रस्टी डिस्क्वालीफाइड हो रहा हो, यानी ऊपर का कोई प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहा हो तो डिस्क्वालीफाइड हो गया, तो ऐसे केस में फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे। अब रेजिग्नेशन अगर हुआ ना तो रेजिग्नेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिल करेंगे।
करेंगे, लेकिन आपको मेजॉरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स का कंसेंट ऑब्टेन करेगा जो भी नए पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हो। करेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फिल, बट कंसेंट यहां पे लेना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स का। सर अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो ना तो 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ने आपको अप्रूवल देना चाहिए, तब आप रिमूव कर सकते हो। जैसे 7 लाख के अगर डिबेंचर होल्डर्स है तो 7 लाख का 3/4 कितना होता है, तो देखिए 7 लाख का 75% यानी कि 5,25,000। इतने डिबेंचर होल्डर्स जो 5,25,000 के डिबेंचर्स होल्ड करते हैं वो रिमूवल की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं। समझे क्या बात को? बिल्कुल बिल्कुल यहां पे डाल सकते है। गॉट इट एवरीवन? यस सर। अब मैं बात करूंगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में। सर देखो क्या सर, आपको डीआरआर को क्रिएट करना पड़ता है कब? आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, है ना, फ्री रिजर्व में से आप डीआरआर को क्रिएट करते हो। सर कितना डीआरआर क्रिएट करोगे? तो अनलिस्टेड कंपनी में आपको 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, जितना भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है उसका 10% आप डीआरआर क्रिएट करोगे, जिसका इस्तेमाल केवल और केवल आप रिडेम्पशन के लिए कर सकते हो और किसी के लिए भी इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब ये हुआ डीआरआर क्रिएट करना। अब दूसरा देखो क्या, दूसरा बोला जा रहा है पैसा इन्वेस्ट करना। ठीक है सर, कितना पैसा इन्वेस्ट करना? देखो जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे इसको आप केवल रिडेम्पशन के लिए यूज करोगे। कितना पैसा? तो देखिए ये है करंट ईयर और ये है फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो जो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में अमाउंट मैच्योर हो रहा है उस अमाउंट का 15%, उस अमाउंट का मिनिमम 15% पैसा आपने इन्वेस्ट करना है इस साल के 30 अप्रैल तक। जैसे अभी क्या चल रहा है, 24-25 चल रहा है, तो 25-26 तो 31-3-26 के ये जो उस साल के 31 को जितना भी अमाउंट मैच्योर हो रहा है उसका 15% इस साल 30 अप्रैल तक उस अमाउंट का 15% मुझे इन्वेस्ट कर देना है। अब ध्यान रखना, अब इसको मैं यूज तो कर सकता हूं रिडेम्पशन के लिए, बट मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? 15% ऑफ अमाउंट मैच्योरिंग इन करंट ईयर। मान लो यहां पे 200 करोड़ का मैच्योर हो रहा है तो उसका 15% कितना होगा? 30 करोड़। तो मैं 30 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता हूं। मान लो इस साल मेरा 100 करोड़ मैच्योर हो रहा है तो 15% यानी कि 15 करोड़ का बैलेंस मेरे को रखना पड़ेगा क्या? ऑल टाइम बिल्कुल। अब सवाल बनता है पैसे को इन्वेस्ट कहां करोगे? तो देखो अपने को रिस्क फ्री वाले जगह इन्वेस्ट करना है, जैसे शेड्यूल बैंक हो गया जो फ्री ऑफ चार्ज होना चाहिए, अनएनकम्बर्ड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या इंडियन ट्रस्ट एक्ट की सिक्योरिटी या कोई बॉन्ड्स वगैरह होंगे तो वहां पे आप बिंदास बिंदास कर सकते है। ठीक है सर। अब मैं बात करूंगा डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? बोलो, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग के बारे में। सर देखो ये सारे के सारे डिबेंचर होल्डर्स है, ये लोग अगर मीटिंग बुलाना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो एक तरीका होगा कि लिख के रिक्वेजिशन, मतलब रिक्वेस्ट करेंगे लिख के कि प्लीज मीटिंग बुलाओ। कितना? जब डिबेंचर 1/10 ऑफ वैल्यू, जैसे अगर 8 लाख डिबेंचर, 8 लाख के डिबेंचर्स हैं तो इतने डिबेंचर होल्डर्स जिनके पास 80,000, जिनके पास क्या है बोलो, 80,000 के डिबेंचर्स है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा सर इवेंट हुआ जहां पे ब्रीच या डिफॉल्ट हुआ तो डिबेंचर ट्रस्टी के हिसाब से मेरे डिबेंचर होल्डर्स की जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो रहा है तो वहां पे भी क्या मैं बुला सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बुला सकता हूं। सर लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्टी कितना होगा? सर डिबेंचर ट्रस्टी अगर ये फेल कर जाता है यहाँ पे क्या कि वो डिग्री ऑफ केयर या ड्यू डिलिजेंस नहीं ले पा रहा है तो एनी प्रोविजन जो एग्जाम या इंडेमनीफाई करेगा डिबेंचर ट्रस्टी की लाइबिलिटी ये वॉइड मानी जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वॉइड मानी जाती है। सर कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट या रिडेम्पशन एज पर टर्म्स कंपनी को करना पड़ेगा। फाइलिंग ऑफ पिटिशन, देखो जब डिबेंचर ट्रस्टी कंक्लूड करता है कि कंपनी के असेट इनसफिशिएंट है या कंपनी के असेट इनसफिशिएंट हो सकते हैं हमारे प्रिंसिपल या इंटरेस्ट को पे करने के लिए, तो डिबेंचर ट्रस्टी पिटीशन डालता है ट्राइब्यूनल के पास और वो ऑर्डर पास कर सकता है जहां पे वो इंपोज करेगा कि कंपनी और लाइबिलिटी इनकर मत करना। और सुनने के बाद बेटा कंपनी या एनी अदर पर्सन जो है ना, कंपनी या एनी अदर पर्सन मतलब आफ्टर हियरिंग कंपनी या एनी अदर पर्सन, तब वो रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगाने वाला है। सर मान लो कंपनी फेल करती है डिबेंचर्स या इंटरेस्ट को देने से तो
कंपनी अदर पर्सन की सुनने के बाद ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा और कंपनी को बोलेगा रिडीम करो डिबेंचर्स को, और अगर अभी भी फेल हो गए तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने लगाता है क्या, यस सर, यानी कि ट्राइब्यूनल खुद आएगा, असेट्स को बेचेगा और असेट्स को बेच के डिबेंचर्स को पे करने लगाएगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल करवाने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दोबारा से हम लोगों ने क्या कर दिया, चैप्टर 4 को पूरा पूरा समाप्त कर दिया बेटा। अगर आपको ये रिवीजन बहुत ज्यादा यूजफुल लगी हो तो डेफिनेटली अपने जूनियर्स को सजेस्ट कीजिएगा हमारे सीए इंटर के कोर्सेज के बारे में। ultimatece.com के ऊपर हमारे ये कोर्सेज होते हैं, इसमें रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच सब कुछ अवेलेबल है बेटा। हमारा फास्ट ट्रैक बैचेस भी अवेलेबल है और रेगुलर बैच भी अवेलेबल है ultimatece.com के ऊपर, ठीक है ना, तो जरूर से चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।